इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट IOS, ये LLB का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब कि कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, अनक्लियर है, ठीक है, तो उसको आप इंटरप्रेट करोगे, अपना दिमाग लगाओगे। दूसरा क्या है? ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ। लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ स्टैट्यूट कहलाता है। तो स्टैट्यूट के अंदर अगर कोई वर्ड एम्बिग्विटी है या अनक्लियर है तो उसको क्या किया जाएगा? इंटरप्रेट किया जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो अब लॉ के अंदर कोई वर्ड अनक्लियर है तो उसको क्लियर कौन करेगा? कोर्ट करेगा। याद रखना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट किसके लिए बनाया गया है? कोर्ट के लिए बनाया गया है। अब कोर्ट कैसे किसी लॉ के अंदर कोई वर्ड अनक्लियर है या कुछ ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कैसे कोर्ट जो है इंटरप्रेट करेगा, उसके बारे में पूरा प्रोविजन बताता है। ठीक है। स्टैट्यूट ऑब्जेक्ट के आधार पर 5 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट, दूसरा होता है कोडिफाइंग स्टैट्यूट, तीसरा होता है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट, चौथा होता है रेमेडियल स्टैट्यूट, पांचवा होता है एनेबलिंग स्टैट्यूट। ये 5 तरीके के स्टैट्यूट के बारे में बताया गया है आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा स्टैट्यूट जो डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, किसी लॉ के द्वारा आपको कुछ ऐसे मतलब पावर्स दिए गए हैं जिसके बारे में वो डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, आपके कुछ राइट्स दिए गए हैं उसमें। तो ऐसा कोई भी एक्ट जो आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिक्लेयर करती है तो उसको बोला जाता है डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट। दूसरा होता है कोडिफाइंग स्टैट्यूट। कोडिफाइंग स्टैट्यूट का मतलब होता है कोई भी स्टैट्यूट जिसमें एक्ट हो, सेक्शंस हो, ठीक है, सब सेक्शंस हो, तो उसको बोला जाता है कोडिफाइंग स्टैट्यूट। ठीक है। आपका लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो कोडिफाइंग लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्शन वगैरह नहीं है टॉर्ट लॉ में, डायरेक्ट बताया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट है तो वो कोडिफाइंग लॉ नहीं है। कोडिफाइड लॉ क्या होगा? IPC होगा, CRPC होगा, इसके अंदर सेक्शंस हैं, पर्टिकुलरली चैप्टर्स हैं, राइट। तो ऐसा। तीसरा है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट का मतलब होता है कंसोलिडेट करके बनाया गया है। पहले कोई एक्ट था, उसके सारे चीजें लेके कुछ नया एक्ट बनाया गया, उसमें उसको कंसोलिडेट कर दिया गया, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कंसोलिडेटिंग एक्ट स्टैट्यूट। चौथा है रेमेडियल स्टैट्यूट। कोई भी ऐसा स्टैट्यूट जो आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको रेमेडी देता है कि भाई आपके अगर किसी ने कंज्यूमर का प्रोटेक्शन ये राइट वायलेट किया है, कुछ सामान गलत दे दिया है, तो वो रेमेडी ले सकता है उसमें जाके। पांचवा है एनेबलिंग एक्ट। एनेबलिंग एक्ट का मतलब है कि आपको एनेबल करता है, आपको पावर देता है कि आप कुछ कर सकते हो। जैसे आपने मर्डर किया, राइट, तो मर्डर किया तो आपको सामने वाले को रेमेडी के लिए वो जा सकता है ना कोर्ट में, एनेबल करेगा उसको, ठीक है। तो एनेबलिंग राइट का मतलब है कि कोई एनेबलिंग स्टैट्यूट का मतलब है कि आपको वो एनेबल कर रहा है, ठीक है, आपको वो पावर दे रहा है कि आप कुछ करो, ठीक है। Enabling statutes are those which make it lawful to something which would have been otherwise unlawful। ठीक है, ये जो एक्ट है, ये जो स्टैट्यूट है, वो आपको पावर देता है। स्टैट्यूट को 2 तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो किसी भी स्टैट्यूट को। सबसे पहला होता है कि आप उसके इंटरनल एड पर ध्यान दें, या दूसरा होता है कि आप एक्सटर्नल एड से हेल्प लें। ठीक है, मान के चलो किसी स्टैट्यूट के अंदर कोई वर्ड है, ठीक है, तो आप उस वर्ड को क्लियर करने के लिए आप उसी एक्ट में देखते हो, ठीक है, कि कहीं पे ऐसा वर्ड सिमिलर हो तो समझ में आए, पता चले कि उसका मतलब क्या होता है, राइट। तो आप उसी एक्ट में अगर कुछ वर्ड्स हैं जिसको ढूंढते हो, ठीक है, क्लियर करने के लिए, तो उसको बोला जाता है इंटरनल एड ले रहे हो आप, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्लियर नहीं होता, स्टैट्यूट के अंदर भी देखने से नहीं मिलता है, तो आप बाहर से हेल्प लेते हो। बाहर से क्या हेल्प लेते हो? कोई बुक मंगाते हो उसमें ढूंढते हो, कोई डिक्शनरी मंगाते हो उसमें ढूंढते हो, या कोई ऐसा कोर्ट ने जजमेंट पहले पास किया था इस ऐसे केस में तो वो ढूंढते हो, राइट। तो ये सब एक्सटर्नल एड में आता है। अब इंटरनल एड में क्या क्या आ सकता है? किसी भी स्टैट्यूट के अंदर क्या क्या हो सकता है जिसमें आप ढूंढ सकते हो? तो सबसे पहले प्रीएम्बल हो सकता है,
लॉन्ग टाइटल में आप ढूंढ लो, शॉर्ट टाइटल में आप ढूंढ लो, इंटरप्रिटेशन क्लॉज रहता है हर स्टेट्यूट में, उसमें ढूंढो, टाइटल रहता है हर चैप्टर का, उसमें ढूंढो, हेडिंग्स रहते हैं उसमें ढूंढो, मार्जिनल नोट रहता है उसमें ढूंढो, इलस्ट्रेशन रहता है उसमें ढूंढो, सेक्शंस रहते हैं उसमें देखो, प्रोविजन रहते हैं उसमें देखो, एक्सेप्शन होता है उसमें देखो, एक्सप्लेनेशन होता है उसमें देखो, शेड्यूल्स रहते हैं उसमें देखिए, फॉर्म्स रहते हैं उसमें देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनल एड में होते हैं, ठीक है। अभी जो है एक्सटर्नल एड क्या हो सकता है, तो एक्सटर्नल एड में मैंने आपको बता दिया कि कोई बुक है जिसका आपने हेल्प किया है, लिया है, टेक्स्ट बुक, तो पहला वो हो गया। दूसरा होता है डिक्शनरी का आपने हेल्प लिया, ठीक है। तीसरा होता है कि आपने किसी जजमेंट का जो है ऑर्डर देखा है कि पहले वाला कुछ ऐसा है क्या प्रेसिडेंट के तौर पे, जिसको बोला जाता है स्टेयर डिसीज, ठीक है। इसके बाद होता है आपका चौथा प्रीवियस लेजिस्लेशन, मतलब पहले कोई ऐसा लॉ था क्या जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो इस वर्ड में दिए गए इस एक्ट में, तो आप उससे सिमिलरली मिला लो कि ऐसा है क्या सेम, तो ये हो सकता है। तो ये चार चीज़ें जो है एक्सटर्नल एड में कवर होती हैं। अब इंटरप्रिटेशन करने के लिए तीन जो रूल है वो बनाए गए हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका लिटरल रूल, दूसरा होता है गोल्डन रूल, तीसरा होता है मिस्चिफ रूल, ठीक है। सबसे पहला है लिटरल रूल। लिटरल रूल बोलता है कि भाई कोई भी स्टैट्यूट को अगर आप इंटरप्रेट करते हो तो आप उसमें अपना दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है। आपको एज इट इज रखना है जैसे वो है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है लिटरल रूल, ठीक है। दूसरा है आपका गोल्डन रूल। गोल्डन रूल बोलता है कि भाई आपको अगर किसी वर्ड का डेफिनेशन नहीं पता है, वर्ड मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, तो आप कोई भी इंटरनल एड या एक्सटर्नल एड लेके, हेल्प लेके अपना दिमाग लगा के उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, ये गोल्डन रूल बोलता है, ठीक है। तीसरा है आपका मिस्चिफ रूल। मिस्चिफ रूल बोलता है कि भाई देखो अगर आपको कोई वर्ड क्लियर नहीं लगा, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप उस वर्ड के ना पीछे जाओ, ठीक है। क्या करो कि आप उस जो एक्ट है उसके पहले जो एक्ट था उसको देखो सबसे पहला, ये पहली बात, ठीक है। दूसरा आप उस एक्ट में देखो कि उस एक्ट में इस वर्ड के जगह पे क्या लिखा था, तब आपको समझ में आएगा ना कि इस एक्ट में ये वर्ड का क्या है जगह, ठीक है। तो आप पहले उस एक्ट में देखो कि उस वर्ड का मतलब क्या था। तीसरा बोलता है पार्लियामेंट जो है ये लॉ बनाने के लिए उसका पर्पज क्या था, ठीक है। क्या पीछे वाले जो लॉ थे उसमें कुछ ऐसे थे क्या डिफिकल्टीज जिसको दूर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। अगर पहले वाला एक्ट सही था तो ये क्यों बना था, पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा तभी तो ये आया ना नया वाला। तो पहले वाले प्रॉब्लम को ढूंढो आप, तब इसमें आओ, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम आया कहां से फिर, ठीक है। और चौथा है अगर आपको पता चल जाए कि पीछे वाले का जो प्रॉब्लम था वो क्या था जिसके कारण ये बनाया गया, तो वो सही रीजन है और फिर उसके आधार पर आप इंटरप्रिटेशन करो। तो ये बोलता है मिस्चिफ रूल। तो ये तीन रूल जो है मेजर होते हैं और दो कंस्ट्रक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, एक होता है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और एक होता है इक्विटेबल कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का एक अच्छा सा केस था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत कि एक महिला ने मैटरनिटी लीव लिया था, तो उसको उसके कंपनी ने 26 वीक का तो पैसा दिया लेकिन हर संडे का काट लिया, ठीक है। जबकि मैटरनिटी बेनिफिट में ये बताया गया है कि 26 वीक का उनको पेड मिलेगा, तो उसके कंपनी ने संडे को काट लिया, जितने भी संडे थे 26 वीक में। तो ये चली गई कोर्ट, ये बोली कि 26 वीक जब लिखा हुआ है लॉ में तो 26 वीक मिलना चाहिए। कंपनी का मानना था कि सर 26 वीक लिखा है तो वो वर्किंग वीक लिखा है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि संडे को भी इंक्लूड करो, ठीक है। तो अब कोर्ट को तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा यार कि 26 वीक में आएगा कि नहीं आएगा संडे, क्योंकि लेजिस्लेचर ने लॉ में सिर्फ लिखा है 26 वीक, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि देखो ये बनाया क्यों गया था, महिलाओं के हित के लिए, तो मतलब बेनिफिशियल है ना फॉर बेनिफिशियल फॉर वीमेन, राइट। तो ये बेनिफिशियल है, अगर मैं संडे को काट दूं तो बहुत सारी महिलाएं प्रभावित हो जाएंगी, ठीक है। तो इस एक्ट का पर्पज नहीं रह पाएगा। तो अगर ये बेनिफिट के लिए बनाया गया है और महिलाओं के लिए बनाया गया है तो क्यों ना संडे को भी ऐड किया जाए। तो कोर्ट ने बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन किया और हर महिला को इसका लाभ मिले, इसीलिए उन्होंने संडे को भी इंक्लूड करने के लिए कहा कंपनी को, ठीक है।
तो ये होता है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। दूसरा था इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है जैसा लॉ में दिया हुआ है आपको वैसा ही, ठीक है, लिबरल कंस्ट्रक्शन करना है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये होता है आपका इक्विटेबल कंस्ट्रक्शन। तो ये जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में मोर और लेस यही है पूरा स्टोरी।